बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आप टाइम देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले 72 घंटे पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन 72 घंटे होंगे। उसकी वजह यह है कि इन 72 घंटों में पाकिस्तान का फ्यूचर और इमरान खान साहब का फ्यूचर तय हो जाएगा। पीर वाले दिन से पहले पहले हर हाल में आइनी तरमीम को अंजाम देना है। इसके कुछ रीज़न्स हैं, लेकिन मैं जो अब तक के वाक़याती हक़ाइक़ हैं आपके सामने रखता हूँ। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहले फजल रहमान साहब से रात गए, मुलाकात खत्म हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसके बाद वज़ीर आज़म पहुँच गए, वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए, बिलावल पहुँच गए, सारी जितनी क़यादत है हुकूमत की वो सारे के सारे पहुँच गए फजल रहमान साहब की मिन्नत करने। मामला ये हुआ कि कल शाम को एक खबर आई कि फजल रहमान साहब के एक सेनेटर को लापता कर दिया गया है, उन्हें अगवा कर लिया गया है। और उसके बाद जो है वो एक रद्देबल पैदा हुआ फजल रहमान साहब की जमात में भी, और इस किस्म की खबरें चलाई गई कि जनाब फजल रहमान साहब के 2 सेनेटर या 3 सेनेटर काबू कर दिए गए हैं 5 में से। फजल रहमान साहब ने उसका रिएक्शन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे बदमाशी चलेगी तो फिर बदमाशी का जवाब हम भी बदमाशी से देंगे, और उन्होंने कहा यह सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। और फजल रहमान साहब ने इसके लिए 16 घंटे का टाइम दिया, और उसके नतीजे में वज़ीर आज़म खुद गए, बाकी लोग भी गए कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं वो कर तो इसी आइनी तरमीम के लिए रहे हैं। अब अगर फजल रहमान साहब के बंदे उठाकर आइनी तरमीम करनी है तो फजल रहमान साहब के पास एक मखसूस किस्म की स्ट्रीट पार है। वो मदारिस के तलबा भी हैं, उनके पास अपना एक क्राउड भी है। तो फजल रहमान साहब जब उस क्राउड को बाहर निकालेंगे तो एक नई मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही सड़कों पर आने के लिए पर तोड़ रही है। और फजल रहमान साहब ने अपने लोगों से पहली मरतबा तारीख में हलफ भी लिया है कि जब मैं कहूँगा तो निकलना और फिर इनको नहीं छोड़ना। तो ये फजल रहमान साहब ने हुकूमत को एक्चुअली बताया कि अगर आपने तरमीम करनी है तो मेरे ज़रिए से करनी है। मेरे 5 सेनेटर्स के और 8 MNAs के अगर आपको वोट्स चाहिए तो वो आपने मेरे ज़रिए से लेने हैं। अगर आप मेरी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती मेरे लोगों के वोट लेंगे, यानी उनके पास टोटल 13 वोट है सेनेट के और कौमी असेंबली के मिला के, अगर मेरे बंदे तोड़ के आप ज़बरदस्ती वोट लेंगे तो मैं उसका रद्द-ए-अमल सड़कों पर दूंगा। ये है जनाब फजल रहमान साहब। और फजल रहमान साहब ने कहा जी कि अभी इस पर मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है और हम फौरी तौर पे किसी आइनी तरमीम को ना सपोर्ट कर रहे हैं ना वोट डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ से भी और बातचीत उन्होंने करनी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ज़बरदस्त सियासी नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा फजल रहमान साहब हमारा और आपका चंद चीज़ों पर अगर इत्तेफाक हो जाता है तो इट्स वेरी गुड, हम अपोजिशन है, हमारा जो भी इत्तेफाक राय होगा, आप अपनी पार्टी के आप लीडर हैं। इसी तरह हमारी पार्टी में इमरान खान लीडर है, वो जेल में बंद है, तो हमें वो मुसव्वदा ले जाकर जो आपके और हमारे दरमियान तय पाया होगा वो इमरान खान साहब को भी दिखाना होगा और इमरान खान साहब की इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि हमारे भी तो बहुत बड़ी तादाद में वोटर हैं। लगभग 90 के करीब हमारे वोटर्स हैं कौमी असेंबली में, 19 हमारे सेनेटर्स हैं। जब उन्होंने वोट डालना है तो उन्होंने इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक डालना है ना, ऐसे ही मुंह उठाकर तो वोट नहीं डाल देंगे वो। लिहाजा हमें भी इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है। अब ये मामला आगे जाके एक मसला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद की हुई हैं और आज का दिन आखिरी दिन है कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना करने दी जाए। कल इमरान खान साहब का केस लगेगा दोबारा, वहां पे सहाफ़ी भी जाएंगे, इमरान खान साहब को बात करने का मौका मिलेगा। नंबर 1, इस बात को आप ज़हन में रखें। नंबर 2, हो सकता है कि इमरान खान साहब को इन 2 दिनों तक भी मिलने ना दिया जाए, यानी वो केस ना लगाया जाए, कोई बहाना करके जी कॉज लिस्ट कैंसिल हो गई है, जज साहब ने आना था, कोई प्रॉब्लम हो गया, वो नहीं आ सकते। मुमकिन है कि उनको उनकी फैमिली से भी ना मिलने दिया जाए, अगले दिन इतवार है। तो हर हालत में हुकूमत की कोशिश है कि इतवार तक आइनी तरमीम कर लें। लेकिन फजल रहमान साहब इतवार तक, जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फजल रहमान तब तक वोट नहीं डाल सकते। इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और फजल रहमान साहब ने मिलकर मुसव्वदा बनाया और वहां पे इमरान खान साहब को दिखाना जरूरी है, उसूली बात है। तो फजल रहमान साहब वोट भी नहीं डाल सकते और वो नहीं चाहेंगे कि उनके लोग वोट डालें, इससे एक नई मुश्किल पैदा हो जाएगी। बहरहाल फजल रहमान साहब को काबू करने के लिए या उनके साथ मुशावरत करने के लिए जिन नामों को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, उनमें असद कैसर साहब, जब सारे तनकीद करते थे कि क्यों जाते हैं फजल रहमान से, क्यों बातें करते हैं, तो असद कैसर साहब ने फजल रहमान साहब का दरवाज़ा मल कर रखा। 2 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गए, एक असद कैसर साहब है, एक अखुनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब है। इन्होंने बड़ी मेहनत की है फजल रहमान साहब के ऊपर। सलमान अकरम राजा साहब ने कानूनी नुक्ता नज़र से बड़ी मेहनत की है। फिर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का अपनी जगह पे एक है, लेकिन एक किरदार जिसको आपको याद रखना होगा, जिन्होंने पहली मरतबा आइनी तरमीम को रोकने में फजल रहमान साहब को बड़े टेक्निकल तरीके से हैंडल किया था और उनके साथ मामलात को तय किया था, वो साहबजादा हामिद रजा है। इनका भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। तो अब सूरत हाल ये है कि आइनी तरमीम के लिए आज ही कोशिश की जाएगी। अब तक की जो इतलात है उनके मुताबिक कि कैबिनेट भी बैठे, उसके बाद सेनेट के अंदर आइनी तरमीम पेश की जाए, क्योंकि इरफान सदीकी ने कहा कि आज पेश कर देंगे। तो अगर पेश करते हैं तो नंबर कैसे पूरे करेंगे? हुकूमत के पास 58 सेनेटर हैं अपने, इनमें से एक हुकूमत का सेनेटर मैंने आपको बताया कि वो तकरीबन 80% कन्फर्म है कि वो वोट नहीं डाल रहा, 57 रह गए। अब इन्हें चाहिए 7 मजीद सेनेटर।
फजलुर रहमान साहब के अब तक 2 सेनेटर, दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो काबू आए हुए हैं। इसी तरह जो मेंगल साहब हैं, उनके दोनों सेनेटर्स को भी काबू कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 2 से 3 सेनेटर्स काबू आ गए। तो 7 का नंबर तो पूरा है, यानी सेनेट के अंदर ये अक्सरियत शो कर सकते हैं कि 2/3 अक्सरियत हमारे पास है। लेकिन एक खतरा फिर भी मौजूद है कि जिन लोगों को दबाव के साथ तोड़ा गया है, क्या वो सेनेट में जाकर खड़े रहेंगे? कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। जिसको दबाव के साथ तोड़ा ना, याद रखिएगा, दबाव में आकर कोई शख्स वोट नहीं डालेगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है, ये सबसे तगड़े लोग हैं पाकिस्तान के। ये जब सेनेट के अंदर आएंगे तो खड़े होकर, अगर तो पैसा लिया है ना, 1 अरब उठा लिया, 1 अरब 10 करोड़ उठा लिया, 90 करोड़ उठा लिए, जिन्होंने पैसा उठा लिया ना, वो तो वोट डाल देंगे लेकिन रोते रहेंगे। अब 1-2 लोग ऐसे हैं, इस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं है, जिन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं लेकिन आप हमारे ऊपर जुल्म कीजिए, हमारे ऊपर जुल्म कीजिए, हमारे बच्चों पर, हमारी फैमिली पर हम पर जुल्म कीजिए, ताकि जब हम आपके हक में वोट डालें आईनी तरमीम के हक में, तो पाकिस्तानी अवाम का गैज़ व गज़ब हमारे ऊपर वैसे ना आए। तो मैं पाकिस्तानियों को बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि जो शख्स खामोशी से सर फेंक के अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट डालेगा इस आईनी तरमीम के लिए, आप आंखें बंद करके ये सोच लें कि वो कोई मजबूरी नहीं है। यानी शहबाज गिल, उसका भाई अंदर था, कितना लंबा अरसा, आप देखें अजहर मशवानी, उसके 2 भाई अंदर थे, कितना लंबा अरसा उन्हें गायब रखा, वो तो नहीं टूटे, वो अपना काम करते रहे। बेशुमार लोग और ऐसे हैं, यानी रेहाना डार साहब के दोनों बेटों को अगवा किया गया, वो भी नहीं टूटी, वो भी डट कर खड़ी रही। तो और बेशुमार लोग हैं ना, तो ये कोई कागज के बने हुए लोग हैं कि ये फौरन टूट जाएंगे, जरा सा दबाव पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। पैसों के साथ ही बिकेगा जो भी बिकेगा, वोट जो भी देगा पैसों की वजह से देगा। इसके अलावा दबाव की वजह से, किसी अगवा की वजह से, किसी तशद्दुद की वजह से कोई भी वोट नहीं डालेगा। एक तो इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए। अब अगर सेनेट के अंदर किसी तरह इन्होंने पूरा कर लिया मामला, तो फिर रोल आ जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि कौमी असेंबली में बंदे पूरे नहीं हो रहे, 215 बंदे हुकूमत के पास है टोटल मिला के, स्पीकर वोट डाल नहीं सकता, 214 रह गए। आदिल बज़ई का बेचारे का रात के प्लादे भी तोड़ दिए कोयटा के अंदर, तबाही फेरी हुई थी वहां पे, और पूरे शहर की इंतजामिया पहुंची हुई थी, और इवन इंटेलिजेंस के लोग भी पहुंचे हुए थे, और वहां पे धड़ाधड़ उनके प्लादे तोड़ रहे थे। आदिल बज़ई को जो है वो एक दौर में कोर कमांडर ने कहा था कि आप के पास सरमाया है तो कोयटा को खूबसूरत बनाते हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स और प्लादे बनाए थे, वो प्लादे रात को गिराए हैं। तो मैंने राब्ता किया तो उनकी फैमिली ने कहा जी अब तो प्लादे भी गिर गए हमारे, अब तो हम आदिल को कहेंगे कभी भी मत टूटना, खड़े रहो। तो आदिल बज़ई जो है वो और इलियास, ये 2 बंदे, इलियास चौधरी, 2 बंदे और निकल गए, तो हुकूमत के पास रह गए 212 वोट। अब इनको चाहिए कितने और? 12 ही और चाहिए 224 पूरे करने के लिए। 3 पीटीआई के पक्के टूटे हुए, उस्मान चौधरी, ज़फर कुरैशी और औरंगजेब खिची, इन तीनों के बारे में कहा जा रहा है टूट गए, तो ये हो जाते हैं 215। फजलुर रहमान साहब के 2 जो टूट गए उनको मिला लें तो ये 217 हो जाते हैं। अब 7 बंदे और कहां से तोड़ेंगे? और फजलुर रहमान साहब तो नाक में दम कर देंगे अगर उनके बंदों को ऐसे तोड़ा गया तो ये जो है 7 बंदे और तोड़ना ये तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। रियाज फतियाना साहब की एहलिया ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद वो भी नहीं लगता। साहबजादा अमीर सुल्तान जो है उनके बारे में लोग कहते हैं, लेकिन अभी तक तो वो लोग कह रहे हैं हम खड़े, तो कहां से तोड़ेंगे बंदे? ये बहुत मुश्किल लगता है कि बंदे टूटेंगे और पूरे किए जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोगों ने पैसा लेकर हामी भरी हुई है कि जनाब हम वोट डालेंगे, हो सकता है कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो जाए। अगर ये 224 पूरे होते तो आप मेरी बात लिख कर लीजिए, अगर ये 224 पूरे होते तो रात को आदिल बज़ई का प्लादा ना गिर रहा होता। अगर ये 224 पूरे होते तो जबर और फस्तायत जो हो रही है ये ना हो रही होती। तो 224 जनाब पूरे नहीं हो रहे। अब कैसे पूरे होंगे? हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको मजबूर कर दिया जाए कि एक अजीबोगरीब खेल खेल दे, यानी इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों का एक हिस्सा वापस हुकूमत को देकर उन्हें 2/3 अक्सरियत दे दे, और उसके बाद वो फौरी तौर पर कौमी असम्बली से पास करवा के तरमीम, और फिर मजबूती के साथ बैठ जाए कि जनाब अब तो हमारे हाथ में हर चीज़। लेकिन ये भी नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन कमीशन ने यह किया तो पीर वाले दिन, सोमवार वाले दिन ये तरमीम कलअदम हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ने अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया हुआ है कि जनाब इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है, तो ये तो मामला सब जुडिस है। जो मामला सब जुडिस है यानी अभी तक वो मामला अदालत के अंदर ज़ेरे समाअत है। ऐसे मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से कोई भी फैसला नहीं कर सकता। ये मखसूस नशिस्तें वो नहीं दे सकता हुकूमत को। अगर देगा और इसके ऊपर वोट लेगा और इससे आईनी तरमीम करवाएगा तो फिर आईनी तरमीम भी कलअदम हो जाएगी, कोई उसका फायदा नहीं होगा। मैं आपको ये फिर बता रहा हूं कि इस तरह ये आईनी तरमीम दोबारा से कलअदम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन को लालच ये है कि इस तरमीम के अंदर उनको भी एक्सटेंशन मिल रही है, इलेक्शन कमीशन को उनके अरकान को एक्सटेंशन मिल सकती है।
फिर इसमें एक चीज़ और भी है बड़ी हसास, जो मुझे कल पता चली और आसमा शरादी साहिबा के शो के अंदर ये डिस्कस हुई कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और उनकी बर्खास्तगी, यानी एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का इख्तियार या उनको ओहदे से हटाने का इख्तियार, ये वज़ीर आज़म से चला जाएगा, एक कमेटी को मिल जाएगा। यानी वज़ीर आज़म के पास ये जो एक इख्तियार है, एक ताकत है कि वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकते हैं या उनके ओहदे से उनको हटा सकते हैं, ये इख्तियार वज़ीर आज़म से हटकर एक कमेटी के पास चला जाएगा। तो ये भी एक है जनाब, और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। कुछ बहुत सारी इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहरहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूं कि नंबर पूरे नहीं हुए, ना सेनेट में ना कौमी असम्बली में। अगर सेनेट में नंबर पूरे किए गए तो मौलाना साहब की पार्टी की जानिब से एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी आज के दिन के लिए एहतजाज की कॉल दी हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान भी है और ये एक बड़ा इम्तिहान है। देखिए ना, ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी लंबी जिद्दोजहद एक पोलिटिकल पार्टी ने की है, वो बिल्कुल आकर आखिरी 4 बॉलों का जो खेल रह गया वहां पे वो अपनी दिलचस्पी छोड़ दें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपना पूरा जोर दिखाना होगा। यानी तहरीक इंसाफ को जो मुल्क गिर एहतजाज की उन्होंने कॉल दी है, इसको साबित करना पड़ेगा कि वाकई में ये मुल्क गिर एहतजाज हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में लोग निकल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो जोर लगा रहे हैं इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए। वकला को भी शो करना पड़ेगा। देखिए, ये पीर तक क्यों करना है मैं आपको ये बताता हूँ। पीर से पहले करना है। वजह यह है कि वो 8 जजेस जिन्होंने फुल कोर्ट का फैसला दिया हुआ है, उन 8 में से 3 जजेस को कादी फायद ईसा साहब ने जो है वो कराची भिजवा दिया था वहां केसेस के लिए। तो वो इस हफ्ता कराची में रहे हैं। इसी तरह जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो पीर वाले दिन ये 8 के 8 जजेस वापस आ जाए। तो इस तरह ये 8 जजेस मौजूद होंगे। अब 3 सीनियर कानूनदान हैं जिनमें अली जफर हैं, एतजाज एहसन है, मुनीर मलिक हैं। ये कह रहे हैं कि जजेस अब अदालत लगाएं, बहुत हो गया है। यानी वो ये कहते हैं कि जजेस के बाद ये इख्तियार होता है कि जजेस इकट्ठे होकर बैठ जाएं और बैठकर फैसला कर दें। यानी इन जजेस के बाद ये इख्तियार है कि वो आए और आकर बैठकर देखें और वो कहें कि जी चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। फौरी तौर पे हुकूमत इस सिचुएशन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन करे, क्योंकि 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन भी बनी हुई है, लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। और दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट का एक फैसला है, उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। और ये जजेस आज खुद अदालत लगा सकते हैं, अदालत में आकर बैठ सकते हैं। ये पाकिस्तान के जो टॉप के दिमाग हैं, जो कानून को और आइन को जानते हैं, वो ये बात कह रहे हैं। इससे पहले भी हो चुका है कि जजेस इकट्ठे होकर बैठे और उन्होंने अपना चीफ जस्टिस फारिग कर दिया। तो हो सकता है जजेस यहां पे कोई अहम फैसला करे, तो मंडे से पहले कोशिश की जा रही है। इससे पहले कि सारे जज पीर वाले दिन इकट्ठे हो जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो कोशिश की जा रही है कि पीर से पहले जो भी खेल खेलना है वो खेल खेल लिया जाए। अच्छा, इसमें यह भी याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन ने खुद जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला ज़ेरे समाअत है। और ऐसे मामले में इलेक्शन कमीशन अगर सीटें देने की कोशिश करता है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक गैर कानूनी गैर आईनी काम करेगा। उसका खमियाजा भी इलेक्शन कमीशन को भुगतना पड़ेगा। एक और खबर मैं आपको दे देता हूं नाज़रीन के हमारे 2 बड़े सीनियर बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं। शाकिर अवान साहब हैं, ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव है। इनको बड़े लंबे अरसे से धमकाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोड़ दें, क्योंकि ये खबरें देते थे, अदालती खबरें देते थे, हालात से आगाही देते थे, जो भी जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके बारे में बताते थे। तो शाकिर अवान साहब के ऊपर बड़ा जबरदस्त दबाव था और बिल आखिर उनको उनके चैनल से निकलवा दिया गया। अब उनके पास जॉब नहीं है, ये ज्यादती की गई उनके साथ। दूसरा, समीना पाशा साहिबा, ये बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो अपना सोशल मीडिया पर भी एक उनका प्लेटफॉर्म है जिसपे वो काम करती हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं, मेरी छोटी बहनों की तरह। मेरा एक बड़ा अच्छा उनके साथ एक रिलेशन भी है, एक ताल्लुक है उनसे। तो समीना पाशा साहिबा को भी उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। आप सबसे गुजारिश है कि इन दोनों को सपोर्ट करें, इन दोनों को सपोर्ट करें। ये लोग सोशल मीडिया पे अपना काम करते हैं, इनके काम को सराहें, इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये आगे बढ़ सकें। हुकूमत तो निशाने इबरत बनाने की कोशिश कर रही है। देखें, 2 साल से मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मुझे नौकरी नहीं देता। और नौकरी क्या देता मुझे, तो किसी टीवी चैनल पे बैठ के किसी टॉक शो में बात भी नहीं करने देता। मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं। लेकिन मैं अपना कतारसिस या जो अपनी इंफॉर्मेशन है या जो मेरे अंदर एक वो जर्नलिस्ट जो रहता है, वो मामला मैं आपके सामने यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए रखता रहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सुनते हैं, मुझे बर्दाश्त करते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इन लोगों को जिनकी नौकरियां जा रही हैं, इनको जरूर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सपोर्ट करें। ये लोग कीमत किस बात की चुका रहे हैं? इस बात की कि ये सच बोलते हैं। अभी इनको बहुत दबाया गया, धमकाया गया, ये जो बच्चों का एहतजाज था इस मामले में, लेकिन इन्होंने हुकूमत की बात नहीं मानी। अब इनकी नौकरियां चली गई हैं। अब हुकूमत ने एक और काम भी कर दिया कि पंजाब में 3 दिन तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मैं इनकी हैंडलिंग पे हैरान हूं। ये ऐसी अजीबोगरीब हुकूमत है, इनको समझ नहीं आती कौन सा मामला कैसे हैंडल करना है।
यानी पहले एक छोटे से वाकये को एक कॉलेज में एहतजाज हो रहा था ना, तो उस कॉलेज के अंदर उसको रिजॉल्व किया जा सकता था, बच्चों को यकीन दिलाया जा सकता था। वो इतने अच्छे तरीके से गया, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इतने साफ सुथरे तरीके से उसने बच्चों को भी हैंडल किया, कॉलेज को भी हैंडल किया, मामला ठीक किए और पकड़ के सारा मामला खराब कर दिया कि जी हमारे हाथ में हथौड़ा है, हमने हर काम ठोक के करना है, हमने हर एक को मारना है, हर एक को फेंटी लगानी। पता नहीं क्या फस्तायत की इनको आदत पड़ गई, अपने ही बच्चों को मार रहे हैं, अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। 250 बच्चा उठा के जो है वो गिरफ्तार कर दिया इन्होंने और कह रही जी और भी गिरफ्तार करेंगे। तो बच्चों ने भी तगड़ी का नाच नचाया हुआ है, वो भी लड़ रहे हैं हर जगह पे। तो बच्चों की बात सुने, ये हमारे अपने बच्चे हैं और वो राइट मांग रहे हैं, इसको अप्रिशिएट करें कि चले उनकी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है लेकिन वो एक अच्छे कॉज के लिए निकले और खड़े हो गए, उनको अप्रिशिएट करें और उनके साथ बैठें, उनसे बात करें। लेकिन वही हसीना वाजिद वाला रवैया, हसीना वाजिद भी यही सारी ऐसी बातें करती थी जैसे ये वाली हुकूमत कर रही है नौजवानों के बारे में, बच्चों के बारे में। बहरहाल ये इस इशू के ऊपर मैं दोबारा बात करूंगा, इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कमाल काम कर दिया, ज़बरदस्त किस्म का। ये मैं आपको खबर पहले पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मियां साहब ने कारनामा क्या किया। पाकिस्तान से ज़्यादा मियां साहब को जो है ना वो भारत का दर्द उठता है। इंडिया के सहाफ़ियों को साथ बैठाया और बैठा के मियां साहब क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान और भारत को तल्ख मादी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की तजवीज़ दी और कहा कि पाकिस्तान की जो इजाफी बिजली है वो भारत को हम बेचना चाहते हैं, भारत को हम बेचेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने कि हम भारत को सस्ती बिजली बेचने के मैं हक में हूं और ये ज़रूर करना चाहिए। अब सुन लें जनाब, भारत में बिजली का रेट पाकिस्तान से कम है और नवाज शरीफ साहब भारत को सस्ती बिजली देना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को महंगी बिजली देना चाहते हैं। ये जो इजाफी बिजली पैदा हो रही है ना पाकिस्तान में, ये कारखाने मियाँ साहब नहीं लगाए थे। सारी दुनिया बता रही थी मियाँ साहब इतनी बिजली नहीं चाहिए, और मियाँ साहब हमारी ज़रूरत जो है वो मैक्सिमम 25,000 भी नहीं जाती। हमारी बिजली प्रोवाइड करने की सलाहियत 20-22 हज़ार से ऊपर नहीं है। मियाँ साहब ने 43,000 मेगावाट के मनसूबे लगा दिए पाकिस्तान में। कमीशन धड़ाधड़ बन रहे थे, धड़ाधड़ मनसूबे लग रहे थे और अजीबोगरीब किस्म के मनसूबे लगाए जिनका बोझ कौम आज उठा रही है। 2100 अरब रुपया हम इस साल का सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, जो बिजली कभी नहीं बनी उसके पैसे हम देंगे। कैपेसिटी पेमेंट हम दें, महंगी बिजली हम खरीदें, इजाफी बिजली मियाँ नवाज शरीफ बनाए और बना के इजाफी बिजली बांटे अपने दोस्तों को इंडिया में कि जनाब इंडिया को हम सस्ती बिजली देंगे। यानी इंडिया को बिजली देंगे सस्ती सब्सिडी के ऊपर और पाकिस्तान में देंगे महंगी और कैपेसिटी पेमेंट भी पाकिस्तानी देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको वोट डाला। किस बात का बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से? पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। ये खानदान पाकिस्तानियों का दुश्मन है मेरे ख्याल में। एक अजीबोगरीब ही इन्होंने काम कर दिया। इंडिया को देंगे सस्ती बिजली, ये लिखा हुआ है, जियो पे लिखा हुआ है यार, मैं अपने से नहीं कह रहा। जियो टीवी ने लिखा है कि जनाब मियाँ साहब कह रहे हैं इंडिया को सस्ती बिजली देनी है, पाकिस्तानियों को महंगी बिजली देनी है। यही हो रहा है ना, पाकिस्तान को देंगे महंगी बिजली, पाकिस्तानी ही देंगे कैपेसिटी पेमेंट। 2100 अरब रुपया सालाना हम भरे अपनी जेब से और सब्सिडी के ऊपर सस्ती बिजली मिले भारत को। और वो इसलिए कि जनाब ने अपने शौकों के अंदर ज्यादा बिजली पैदा कर ली है और वो अब भारत को सस्ते दामों देना चाहते हैं। शाबाश, ये है जनाब मियाँ साहब की हकीकत और ये है उनके दिल के अंदर दर्द दिल इंडिया के लिए। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। एक और मामला काफ़ी गंभीर हो गया है, काफ़ी संगीन हो गया है और वो मामला है, आपको पता है, लाहौर में एक मुबैना वाक़या जो है उसकी बात हुई और उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वो प्रोटेस्ट जो है वो काफ़ी शदीद हुआ लाहौर में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक शहर में एहतजाज हो रहा था या 3-4 शहरों में एहतजाज हो रहा था, वो 30 से 40 शहरों तक एहतजाज फैल गया और उस एहतजाज में 10 गुना जो है वो शिद्दत आ गई। यानी मरीम नवाज़ साहबा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था कि एहतजाज कम होने की बजाय 10 गुना बढ़ गया। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि लगता यह है कि हुकूमती खेल जो है वो बिगड़ गया है। और अब आप देखें कि पंजाब जो 13 करोड़ का सूबा है, 13 करोड़ के सूबे के तमाम तालीमी इदारे अगले 48 घंटे बंद रहेंगे, यानी जुमे और हफ्ते वाले दिन। क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है, लेकिन पंजाब में हफ्ते इतवार की छुट्टी नहीं होती, सिर्फ इतवार की छुट्टी होती है। लेकिन अब जुमे और हफ्ते दोनों दिन जो हैं वो तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं ताकि ये 3 इकट्ठी छुट्टियां आ जाएं। जुमा, हफ्ता और इतवार, ये 3 छुट्टियां अब होंगी और 3 दिन तक पंजाब के तमाम तालीमी इदारे, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बंद रहेंगे। और साथ ही जो है वो जो एग्ज़ाम होने थे वो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी मनसूख कर दिए गए हैं, उनकी भी नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और साथ ही पूरे पंजाब में तमाम अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और पूरे पंजाब में 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगाने का मतलब ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है
उसकी आग पूरे पंजाब तक फैल चुकी है। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि शायद कि ये जो आईनी तरमीम ये यानी अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक 18 तारीख का आगाज़ हो गया होगा। 18 को या 19 को जो ये पेश करने जा रहे हैं, 18, 19, 20 ये 3 दिन ही हैं। इसमें ही इन्होंने मुमकिन तौर पे पेश करनी है। तो इसमें यह है कि पीटीआई ने क्योंकि प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है तो इसलिए इन्होंने ये भी एक वजह हो सकती है दफ़ा 144 नाफिज करना। लेकिन दोनों जगहों पे हुकूमत का देखें ना कि मौक़िफ़ कैसे झूठ साबित होता है। एक ये अगर ये कहते हैं कि कोई स्टूडेंट नहीं प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे तो चंद एक शरपसंद हैं। अच्छा, चंद एक शरपसंद हैं, 2 शहरों में अगर निकल रहे हैं, लाहौर और पिंडी, तो ठीक है, दफ़ा 144 लगा दें 2 शहरों में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप खुद ये कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए लोग नहीं निकलते। और मरीम नवाज साहबा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा क्योंकि तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई है, अब उनके लिए प्रोटेस्ट के लिए निकलता कोई नहीं है। तो उन्होंने स्टूडेंट्स की आड़ में सारा कुछ किया है, तो तहरीक इंसाफ तो वैसे नाकाम हो गई है, उनके लिए तो लोगों ने निकलना नहीं है, तो फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें इनकी झूठ साबित हो रही हैं। पहला ये झूठ इनका साबित हो रहा है कि जो है मतलब एहतजाज बड़ा महदूद सा है। नहीं, एहतजाज बहुत जंगल में आग की तरह फैल रहा है प्रोटेस्ट जो है। और इस वक्त जो है ये इसलिए उन्होंने तमाम तालीमी इदारे बंद किए हैं कि इनको खौफ है कि यहाँ पे बांग्लादेश जैसी सूरत हाल ना बन जाए। बांग्लादेश में भी आपको पता है कि स्टूडेंट्स ही निकले थे, यूथ ही निकली थी, और फिर देखते ही देखते आपने देखा कि फिर हसीना वाजिद को वहाँ से बांग्लादेश से भागना पड़ा। और आप हसीना वाजिद के अगर बयानात उठा के देख लें और आप मरीम नवाज साहबा के बयानात उठा के देख लें तो दोनों में आपको मुमासलात नज़र आती है। देखें, मरीम नवाज साहबा कह रही है ये जो है वो मतलब एक फ़ेक न्यूज़ है, उस पे आते हैं। देखें, पहली बात यह है कि या चलें यहाँ से शुरू करते हैं, मान लेते हैं ये फ़ेक न्यूज़ है, तो फिर ये बताएं कि अगर फ़ेक न्यूज़ है तो आपके वज़ीर तालीम ने वहाँ जाकर क्यों कहा कि बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ है? आपके वज़ीर तालीम ने क्यों वहाँ जाकर कहा कि जी प्रिंसिपल साहबा ने ये किया? आपके वज़ीर तालीम ने क्यों ये कहा कि CCTV फुटेज बंद कर दी गई है? आपकी पुलिस ने क्यों, और फिर आपके वज़ीर तालीम ने क्यों रजिस्ट्रेशन जो है वो मुअत्तल कर दी? फिर क्यों पुलिस ने कहा कि हमने गार्ड को हिरासत में ले लिया? तो ये सारी चीज़ें फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने फिर जो है वो जो है जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर आपने मतलब एक बच्ची के बारे में कहा कि वो साफ़ सुथरी है, जिस पे बहुत तनकीद भी हुई कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो भी तो बच्ची तो साफ़ सुथरी रहती है। मसला है उस मुजरिम की जो जुर्म कर रहा है वो घटिया आदमी है, नीच आदमी है, गलीज़ आदमी है। लेकिन बच्ची को आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, बच्ची अभी भी पाक साफ़ है? और फिर आपने नाम लिए बच्चियों के, वो भी आपको जेब नहीं देता था। फिर जिस तरह से वो जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने एक मुतासरा जो शख्स हैं उनके साथ बैठ के और उनकी बेटी का वाक़या हुआ था तो माइक बंद किया था, तो मरीम नवाज साहबा ने भी माइक बंद किया। और क्यों माइक बंद किया? और वो बच्ची जो कहना चाह रही थी, जो वो कह रही थी कि एनी शाहिद की वीडियो वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो वायरल हो गई, इस तरह की वो बात कर रही है। तो अब मसला ये है, पहली बात तो यह है कि देखें ये बात इससे मैं इत्तफाक करता हूँ कि मतलब ऐसे झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए, इश्तियाल नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि जब हुकूमत का वज़ीर तालीम ख़ुद ये बात करेगा, जब हुकूमती लोग कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन हमने मुअत्तल कर दिया है, हमने एक्शन ले लिया, हमने कमेटी बना दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर आप लोगों को कैसे वो कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि जो मैं उस पर भी आता हूँ, FIR उन्होंने किया किन किन के ऊपर किया है। देखें, मसला क्या है? मसला है शरीफ ख़ानदान की क्रेडिबिलिटी का। जब मरीम नवाज़ साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा लें जी, इन्होंने तो काम कर दिया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। मसला ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने तरफ से तो मतलब बहुत बड़ी फेवर दी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को, जब उन्होंने उनको आके डिफेंड किया और कहा कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त मैंने एक मिसाल दी थी, उस मिसाल पे नीचे अगर कोई 400-500 लोगों ने कमेंट्स किए थे तो 400-500 में से 1, 2 या 3 थे जिन्होंने मुझे कहा कि आपकी मिसाल नहीं देनी चाहिए। मैं मिसाल दोबारा दे देता हूँ और क्लैरिफाई भी कर देता हूँ कि मैंने ये कहा था, और वही मिसाल आप जहन में रखें कि अगर कोई अल्लाह का वली गुजरा है और 500-600 साल पहले गुजरा है और तमाम मसालिक का कंसेंसस है उस अल्लाह के वली के ऊपर कि वो वाकई अल्लाह का वली था, आज तक 500-600 साल में एक शख्स ने भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया कि नहीं यार वो अल्लाह का वली नहीं था, जिसके ऊपर 500-600 साल का कंसेंसस है तमाम मसालिक का कि वो अल्लाह का वली था। लेकिन आप एक मरतबा उस अल्लाह के वली के हक़ में बात करवा दें शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, मरीम नवाज से, अता तारड़ से, अज़मा बुखारी से, मरीम औरंगज़ेब से, इन लोगों से एक बार इनके हक़ इनकी ज़बान से ना उस अल्लाह के वली के हक़ में बात करवा दें, करोड़ों लोग
उस अल्लाह के वली पर सवाल उठा देंगे कि वो वाकई अल्लाह का वली था या नहीं था, जिसके ऊपर 500-600 साल से कंसेंसस है कि वो अल्लाह का वली है। किसी को आज तक 600 साल में कोई इख्लाफी आवाज़ नहीं आई। एक इनकी ज़बान से आप बयान दिलवाएं और फिर आप देखें उस अल्लाह के वली के ख़िलाफ़ कितनी बातें होती हैं। ये मैं मिसाल दी है मैंने। देखें, बात यह है कि जिसकी ये तारीफ़ करेंगे लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, जिसके हक़ में ये बात करेंगे लोगों से उससे नफ़रत हो जाएगी, जिसके साथ ये खड़े होते जाएंगे लोग उसके ख़िलाफ़ होते जाएंगे। इनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, मैं ये भी आजकल आपको मिसाल देता हूँ, जो अशर बाजवा ने एक फ़िगर शेयर किया था कि जिस दिन PTI का ये चंद हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले जब पिंडी में प्रोटेस्ट था PTI का, तो क्या हुआ था? पिंडी में तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट था। हमारे डिजिटल मीडिया के लोगों ने जाके उस प्रोटेस्ट को दिखाया, यूट्यूबर्स ने दिखाया, क्योंकि मीडिया तो आपको पता है ब्लैकआउट कर चुका है। मीडिया, सोशल मीडिया ने दिखाया। जिन यूट्यूब चैनल्स ने PTI का वो प्रोटेस्ट दिखाया, उन यूट्यूब चैनल्स के कुल व्यूज़ जो हैं वो 2 करोड़ 40 लाख थे। और उस दिन प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की नून लीग वालों ने, वो सारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के व्यूज़ मिला के 77,000 77,000 थे। अब आप ख़ुद ज़रा बैठ के रुक के ज़रा एक लम्हे के लिए सांस लें और ज़रा थोड़ा सा जहाँ भी आप बैठे हैं टेक लगा के सोचें, 2 करोड़ 40 लाख एक तरफ, सिर्फ 77,000 एक तरफ, कोई मतलब कुछ फ़र्क समझ आती है आपको? इससे अंदाज़ा होता है कि इन लोगों की शक्लों से लोगों को मसला हो गया है। इनकी शक्लें सामने आती हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं। टीवी वैसे ही आजकल कितने लोग देखते हैं वो आपके सामने है। इनकी यूट्यूब पे तस्वीर आती है, लोग चैनल से गुजर जाते हैं। और मुझे तो यकीन है कि जिन यूट्यूब चैनल्स पे इनकी शक्ल आती होगी, तो वो यूट्यूब पे ना एक ऑप्शन होता है, आप ऑप्शंस में जाए ना, तो वो यूट्यूब आपको कहता है, ऑप्शन पूछता है कि आप डोंट रिकमेंड कर दें या नॉट इंटरेस्टेड कर दें, तो वो उस यूट्यूब चैनल, वो फिर यूट्यूब चैनल आपके सामने नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि जिन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये आते होंगे, उनको लोग जाके डोंट रिकमेंड कर देते होंगे, नॉट इंटरेस्टेड कर देते होंगे, ताकि वो यूट्यूब चैनल ही लोगों के सामने ना जाए। इतनी इनके हवाले से सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं। अब देखें, अगर यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा की बजाय कोई और ऐसा बंदा जिसको लोग सुनते हैं, जिस पे लोग एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, कुछ प्रोफेसर्स आ जाते हैं, कुछ वालिदैन आ जाते हैं सामने कि हमने जी तहकीक की है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ ऐसा ना करें, लोग उनकी बात सुनते। इनका मसला ये है कि इनको लोग सुनते ही नहीं हैं। और लोगों को जब को बताता ना कि मरीम नवाज ने ये बात की है और फलां के हक़ में बात की, तो लोग उससे नफरत शुरू कर देते हैं जिनके हक़ में उन्होंने बात की होता है। ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, इनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है। ये जिसके हक़ में बात करेंगे लोगों को उससे नफरत हो जाएगी। जिस इदारे के बारे में, जिस शख्सियत के बारे में, जिस शख्स के बारे में, जिस फ़र्द के बारे में, जिस एंकर के बारे में, जिस सहाफ़ी के बारे में, जिसके बारे में ये होगा ना कि वो शरीफ ख़ानदान के साथ है, लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। मसला है इनकी क्रेडिबिलिटी का। फिर ये पंजाब पुलिस के ज़रिए स्टूडेंट्स को जिस तरह से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनवा रहे हैं, मतलब 500-600 स्टूडेंट इन्होंने गिरफ्तार करवा लिए हैं, उन पर तशद्दुद, लाठीचार्ज, इससे नफ़रत बढ़ रही है। देखें, एक वीडियो भी काफ़ी होती है लोगों के अंदर गुस्से के लिए। और फिर असदुल्ला खान साहब ने दुरुस्त बात की कि लोगों के अंदर नफ़रत इस वक्त इतनी भर गई है, एग्रेशन इतना है, फ्रस्ट्रेशन इतने है कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी है। और ज़ाहिर ये वाक़या हो गया, ये बात हो गई। मैं नहीं ये कह रहा कि वाक़या हुआ है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं हुआ। भाई इसके ऊपर तहकीकात करवाएं ना, जुडिशल कमीशन बनाएं। जुडिशल कमीशन आलिया नीलम साहबा पे नहीं। इस वक्त ना पाकिस्तान के बच्चे भी इतने, वैसे तो कहते हैं ना बच्चे गैर सियासी होते हैं, नहीं, पाकिस्तान के बच्चों को भी पता है कि कौन सा जज क्या है, कौन सा जज कानून के साथ है, कौन सा नून के साथ है, कौन सा अपने हलफ के साथ है, कौन सा शरीफ ख़ानदान के साथ है, कौन मुल्क के साथ है, कौन इस निज़ाम के साथ है, कौन 25 करोड़ लोगों के लिए सोचता है, कौन चंद मुट्ठी भर अशराफी के बारे में सोचता है। बच्चों को भी पता है। आप 2 तरीके से प्रोटेस्ट रुकवा सकते हैं फौरी तौर पे। एक, आप 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच बना दें जो इस केस को सुने, जिसकी सरबराही आप दे दें मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब अख्तर साहब को। उस बेंच में आप शामिल कर दें अतर मिनल्ला साहब को, उसमें आप शामिल कर दें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को, उसमें आप शामिल कर दें जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब को, उसमें आप जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर दें, उसमें आप मोहम्मद अली मज़हर साहब को शामिल कर दें, उसमें आप हसन नज़र रिजवी साहब को शामिल कर दें। इन जजेस को आप शामिल कर दें जिनके पर लोग एतमाद करते हैं कि ये लोग अपने हलफ के साथ खड़े हैं, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यकीन करें 1 घंटे के अंदर अंदर सारे स्टूडेंट्स घरों में चले जाएंगे और बैठ जाएंगे आराम से कि नहीं, ये जो जज हैं ये अपने हलफ के साथ चलने वाले हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, ये पाकिस्तान के साथ वफा करने वाले हैं, ये आइन और कानून के साथ वफा करने वाले हैं। लोगों को एतमाद हो जाएगा। दूसरा हो नहीं सकता
कि कैदी नंबर 804 का एक बयान आ जाए कि स्टूडेंट्स कानून हाथ में ना लें। और ये मैंने अपनी एक कमेटी बनाई है और ये इस मामले को देखेगी। स्टूडेंट्स तसल्ली रखें, अगर कुछ ऐसा आया तो ये कमेटी बताएगी आपको। उस वक्त तक आप आराम से बैठ जाएं, एक स्टूडेंट भी बाहर नहीं आएगा। ये होती है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी देखनी है तो वहाँ KP की हुकूमत की देखें। बन्नू में वाक़या होता है, जाने चली जाती हैं, धरना होता है, अली मीन गंडापुर जाता है, धरना ख़त्म हो जाता है पुरअमन तरीके से। फिर आप देख लें अभी PTM वाला जिरगा, पहले वफाकी हुकूमत उसको डील करने लगती है, 4 जाने चली जाती हैं। जब अली मीन गंडापुर इन्वॉल्व होता है वहाँ पे चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि KPK की जो हुकूमत है वो फॉर्म 45 वाली है, फॉर्म 47 वाली नहीं है। इनका मसला इनकी क्रेडिबिलिटी का है। तो जिसने भी ये मशवरा दिया था कि मरीम नवाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, उसके बेचारे का मसला था, उसको पता नहीं था चीज़ों का। जो मैं आपको कई बार कहता हूँ कि अक्सर ये बात होती है ना कि लोग क्यों हमारे इदारों के हवाले से लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सेंटीमेंट्स बड़े नेगेटिव हैं। मैंने कहा कि जिस दिन इदारों को ये समझ आ गई ना कि ये जो हमारी तारीफ़ करते हैं ना, शबाशी जो हमारी तारीफ़ करता है, ये मरियम हमारी तारीफ़ करती है, जो नून लीग का सोशल मीडिया हमारी तारीफ़ करता है, ये जो 5, 7, 8 टाउट्स हैं ये हमारी तारीफ़ करते हैं, इनकी वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं। जिस दिन उनको ये समझ आ गई ना, वो सबसे पहले इन पे पाबंदी लगाएंगे कि ख़बरदार तुमने हमारा नाम लिया, ख़बरदार। और यकीन करें, अगर उनको मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ का अगर उनको इदराक और एहसास है तो उनको तो कहना चाहिए, इनको खुद प्लांट करना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि हमारे ख़िलाफ़ बातें करो। क्यों? तुम हमारे ख़िलाफ़ बातें करोगे तो लोग हमारे हक में हो जाएंगे कि अगर शरीफ ख़ानदान इदारों के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इदारे ठीक काम कर रहे हैं। और जब ये किसी के बारे में ठीक बात तारीफ़ करेंगे तो लोग उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ये है इनकी इस वक्त क्रेडिबिलिटी। तो इसलिए ये इन्होंने डील गलत की है, लेकिन अब इनकी कांपें टांग गई हैं। अब इन्होंने दफ़ा 144 लगाई है। इन्होंने कहा जी 5 या 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते और अगले 48 घंटे ज़ाहिर है आप देखना होगा कि अहम है कि प्रोटेस्ट जो है अब वो थमता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, रुकता है, शिद्दत आ जाती है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि कुछ तस्वीरें चली हैं बच्चियों की, जिनमें से कोई भी वो बच्ची नहीं है जिसके हवाले से अगर खुदा न खास्ता को वाक़या हुआ है तो वो उनमें से वो कोई बच्ची नहीं है। वो एक बच्ची का पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, वो वीडियो चल गई, उस बच्ची के ऊपर लाखों मतलब उसके ऊपर व्यूज़ आ गए, करोड़ों व्यूज़ आ गए कि ये बच्ची है, वो बच्ची नहीं है। और वैसे भी किसी बच्ची की तस्वीर इस तरह से शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक और चीज़, हमारे दोस्त हैं ज़हीर भाई, वो अपना यूट्यूब भी करते हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। ज़हीर भाई जो हैं उन्होंने एक वीडियो की है, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने क्या कहा है कि जो शहर बानो है उनके साथ जो बंदा खड़ा है, जो उस बच्ची का बाप बताया गया है जो ज़ख्मी हुई, वही बंदा कल मरीम नवाज़ के साथ बैठी मानूर का वालिद जो है वो बन गया था। तो ये क्या इनके अपनी बातों में तजाद है जिस वजह से लोग इन पेशा करते हैं। सुनिए ज़हीर साहब क्या करें। ये बाप किसका है? ऐजा का। खड़े हुए किसके साथ है जनाब? ASP साहिबा के साथ। अब महर बुखारी के प्रोग्राम में आते हैं, यही वाला बंदा जो बाप बन जाता है किसका? मानूर का। मानूर कौन है? जो गलती से या बकौल उनके जो भी उन्होंने बताया, चले हम यकीन कर लेते हैं, उस एहतजाज में टीचर के कहने के ऊपर एहतजाज करी थी। अब बंदा सेम है। जिस बंदे का नाम ना ASP ने लिया था, उन्होंने कहा था ये इस बच्ची का वालिद है। खैर ASP ने वालिद का भी उस बच्ची का भी नाम लिया था, मरीम नवाज साहबा ने उस बच्ची का नाम ले लिया ऐसा कह के। लेकिन अब मुझे बताएं कि ये बंदा जो है, क्या ये ऐजा का बाप है, क्या ये मानूर का बाप है? जाहिर है दोनों का बाप तो नहीं हो सकता, दोनों मुख्तलिफ बच्ची हैं, दोनों का बाप तो नहीं हो सकता। और तीसरा सवाल यह है, क्या ये दोनों का बाप नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से आपने उनको खड़ा किया, उनके चचा को दिखाने के लिए खड़ा किया, उनसे एक सवाल नहीं पूछा, उनके चचा को खड़ा करने की जरूरत क्या थी मास्क पहना के? अच्छा, फिर इसी तरह से आपने देखा अज़मा बुखारी साहबा ने जो सहाफ़ियों को धमकी लगाई, मतलब शर्म आनी चाहिए, ये कोई बात है करने वाली कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी से निकलवा दूंगी, ये वो सारा कुछ। और फिर बाद में कह रही हैं कि मैंने तो लाइटर रोड पे बात की थी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। फिर बच्चों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे PTI वालों को ट्रीट करते हैं, ये भी आप नहीं कर पाएंगे। ये बच्चे जो हैं बेखौफ बच्चे हैं और त्यार खौफ इस मुआशरे से लोगों में ख़त्म हो गया। और अब ये इंटरनेट जो है वो डाउन कर रहे हैं और इंटरनेट डाउन कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो प्रोटेस्ट इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंपेन चल रही है।
तो ये इसलिए इंटरनेट डाउन कर रहे हैं। आप ज़रा देखें कि किस किस पे FIR हुई है। इसमें से 99% वो लोग हैं जिन्होंने जस्ट रिपोर्ट किया है कि क्या वाक़यात हो रहे हैं, आवाम क्या बात कर रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं, कोई इन्होंने इश्तिहार नहीं फैलाया। लेकिन किस किस के ऊपर FIR हो गई है जनाब? राजा एहसन नवीद हैं, फैसल पाशा हैं, फैसल शहजाद हैं, फ़रीद शहजाद हैं, उमर काजी, जमील फ़ारूकी साहब हमारे बोल में हमारे साथ थे एंकर, अयाज़ अमीर, ये मेरे ख्याल अयाज़ अमीर साहब के अकाउंट नहीं है लेकिन उनके नाम से, अयाज़ अमीर के नाम से। इमरान रियाज़ ख़ान साहब, कोई FIR हो और उसमें इमरान रियाज़ ख़ान साहब का नाम ना हो तो वह FIR तो मुकम्मल नहीं हो सकती। उसके बाद इब्राहीम है, राबिया मलिक हैं, उमर दराज गोंदल, ये ब्यूरो चीफ़ हैं, ABN न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। मुक़द्दस फ़ारूक अवान को आप ट्विटर पे देखते होंगे और मैं तो इनसे कहता होता हूँ मुक़द्दस फ़ारूक अवान को और मुग़ीस अली को कि ट्विटर की दो ही सेलिब्रिटीज़ हैं, एक मुग़ीस अली और एक मुक़द्दस फ़ारूक अवान, तो ये दोनों बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह। अब ये भी जर्नलिस्ट हैं। शाकिर महमूद अवान जर्नलिस्ट हैं। फिर फ़रा इकरार साहबा, इकरारुल हसन साहब की आई थिंक ये अहली हैं, वही हैं अगर तो फ़रा इकरार, क्योंकि मारूफ फ़रा इकरार तो वही हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब तैयबा राजा PTI से, सदाम खान तरीन PTI से, एहतशाम और अली अब्बासी हमारे दो जर्नलिस्ट जिन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब की वो वीडियो बेकरी वाली ब्रेक की थी, ये वो एहतशाम अली अब्बासी साहब हैं। उसके बाद अहमद बोबक बहुत एक्टिव ट्विटर के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त ट्वीट्स करते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला वड़ाइच बहुत एक्टिव हैं। मोहम्मद शहजाद, नईम बुखारी का, अब ये नईम बुखारी साहब के नाम से काउंट है, नईम बुखारी साहब डेफिनेटली नहीं होंगे। फुरकान जट, समी इब्राहीम साहब भी आजकल बड़े खटकते हैं इसलिए उनका नाम भी डाल दिया गया। इमराना मुग़ल, मियाँ उमर एडवोकेट, हसीब अहमद, सैयद खलीकुर रहमान, चौधरी इखलास गुज्जर, मलिक गुलनवाज सोया। अच्छा, ये हो गए जनाब, 2-3 नाम और हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, मिसबा एडवोकेट, मोहम्मद इमरान, सैयद ईशान अजीज़, ये भी हमारे दोस्त उर्दू पॉइंट के जर्नलिस्ट हैं, इनका भी कोई ऐसा मामला नहीं था। उसके बाद मोहम्मद शहजाद, तूबा अहमद पुरी, साद खलीकुर रहमान, मोहसिन रज़ा और साकिब जमील। और फिर इसमें देखें कईयों के तो आगे लिंक ही नहीं दिए हुए कि उनका कौन सा ऐसा ट्वीट है, जिन्होंने रिपोर्ट किए हुए उनके ऊपर भी FIR जो है FIR काट दी गई है। ये इनकी हालात है, ये इनकी सूरत हाल है। तो शायद मानो हूँ इनकी जो SP हैं या इनकी जितने भी पुलिस वाले जिनको ये बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उनके ऊपर लोग बिल्कुल एतमाद करने को तैयार नहीं है। आपको पता है पुलिस ने जो कुछ किया है नून लीग के कहने पे, शरीफ ख़ानदान के कहने पे, पुलिस के हवाले से भी लोगों के अंदर बहुत नफ़रत है और बिल्कुल लोग एतमाद नहीं करता पुलिस की बात पर भी। और शरीफ ख़ानदान तो फिर टॉप पे है ना, इस वक्त नंबर 1 है जिनकी इस वक्त नफ़रत है और जो लोग जिनके हवाले से बहुत नेगेटिव सोचते हैं। तो ज़ाहिर है ये फॉर्म 47 वाले हैं, आवाम ने इनको वोट दिया नहीं, आवाम इनकी सुनती नहीं है, आवाम उन्हीं की सुनती है जिनको आवाम ने वोट दिया और वो इस वक्त पता है आपको कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो देखते हैं जी 48 घंटे में क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़। एक के बाद एक इतला आ रही मेरे सामने बैठे बैठे हामिद रज़ा जो है वो अपना मोबाइल जो है वो दिखा रहे थे उनको असद कैसर को और कह रहे थे कि ये एक और चीज़ है, ये नई अपडेट आई है। तो असद कैसर जो है वो देख के हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। और असद कैसर ने ये बात की कि ये जिस किस्म का माहौल चल रहा है, मैं कौमी असम्बली से रिज़ाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये असद कैसर जैसा सीनियर पॉलिटिशियन बता रहा था कि मैं शायद रिज़ाइन कर जाऊँ कौमी असम्बली से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बैक ब्रेकिंग डे अभी तक कंटिन्यू है। बैक टू बैक मीटिंग्स, बैक टू बैक रीसेंट हैपनिंग्स के बाद लग रहा था कि ये दिन कंक्लूड हो रहा है PTI और मौलाना फजलुर रहमान की रीसेंट मुलाकात के बाद। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रात गए एक और अहम मुलाकात भी जारी है। बिलावल भुट्टो और उनके कुछ साथी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँच चुके हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2 बजने वाले हैं रात के, लेकिन अभी तक ये मुलाकातें जारी हैं। मौलाना ने रिटेलिएट कर दिया है। पहले तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नर्म लहजे में किया, लेकिन अब उनके लहजे में जो सख्ती देखी गई है, अभी जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले उन्होंने की है, उसके बाद मैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर देख रहा हूँ और मौलाना के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, मतलब वो जो उनका एक नगमा है मशहूर, सबका दिल और सबकी जान, मौलाना फजलुर रहमान जमीयत की आन और शान, ये सारा कुछ इस टाइम चल रहा है। और रियल मानों में एप्रिसिएशन बनती है, क्योंकि मौलाना ने जो स्टैंड लिया अभी तक, कल को क्या हो कुछ पता नहीं है, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी तक का उनका जो स्टैंस है, मतलब आप इमेजिन करिए कि हुकूमत ने
अपने अच्छे खासे सबसे मजबूत इत्तेहादी को भी अपने खिलाफ कर लिया, अपने से नाराज़ कर लिया, और वो इत्तेहादी अब हुकूमत को कह रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है कि कल तक का वक्त है, अपने आप को सही करो, इस्लाह करो, वरना हम मुज़ाकरात से भी पीछे हट जाएंगे। तो अब से कुछ देर पहले जो मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो पूरा खुलासा है कि इस टाइम क्या माहौल है, किस किस्म का माहौल है। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। मैं आज पूरा दिन पार्लियामेंट से मौलाना से पीटीआई के केपी के हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें कवर करते करते यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम भी इस्लामाबाद में जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी वाइज जो मामलात हैं वो अनयूजुअल है। हम सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुकूमत प्लान कर रही है, और मौलाना पीछे हट भी गए तो कहीं हुकूमत का इरादा मौलाना के बगैर भी ये तरामीम पास कराने का तो नहीं है। ये जिस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती इस टाइम चल रही है, जो माहौल इस टाइम नज़र आ रहा है, रोते हुए अराकीन को हम पार्लियामान में देख रहे हैं, और जिस किस्म से सारी सिचुएशन है उसको देख के लग रहा है कि हुकूमत कल पूरा जोर लगाएगी, कुछ भी कर सकती है, और उनका पूरा मूड भी लग रहा है। जिस तरह मौलाना को भी नाराज़ कर दिया, तो अब हुकूमत के पास वो कहते हैं ना गुनाहे बेलज़्ज़त वाला, वो वाला मामला है। अब इतना कुछ कर भी लिया तो क्या अब ऐसा गुनाह करना है जिसकी कोई लज्जत ही नहीं है, या अब सोच लिया गुनाह करने का तो अब भरपूर तरीके से करना है। ये चीज़ें हैं जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में डिस्कस हो रही है। आज पूरा दिन पार्लियामेंट हाउस में रहा, वहाँ पर पीटीआई के लोगों से भी मिला, और पीटीआई के लोगों के जो बुझे हुए चेहरे थे और जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो मैंने पहले के व्लॉग में आपको बताया कि किस तरह से वो डिप्रेस थे कि उनके अराकीन के साथ क्या हो रहा है। एक के बाद एक इत्तला आ रही है। मेरे सामने बैठे बैठे हामिद रज़ा जो है वो अपना मोबाइल जो है वो बता रहे थे, दिखा रहे थे उनको असद कैसर को, और कह रहे थे कि ये एक और चीज़ है, ये नई अपडेट आई है। तो असद कैसर जो है वो देख के हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद इवन हमसे गुफ्तगू करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड असद कैसर ने ये बात की कि ये जिस किस्म का माहौल चल रहा है, मैं कौमी असम्बली से रिज़ाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये असद कैसर जैसा सीनियर पॉलिटिशियन बता रहा था कि मैं शायद रिज़ाइन कर जाऊँ कौमी असम्बली से। और अभी थोड़ी देर पहले हामिद रज़ा साहब मिले, वो कह रहे हैं कि जो लोग हार गए, कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए, वो ज़्यादा सुकून में है, वो रिलैक्स बैठे हुए हैं बनिस्बत उन लोगों के जो इलेक्शन जीत गए। जो जीते हुए हैं वो कोई किस कोने में बैठा हुआ है, कोई किस कोने में बैठा, कोई दर बदर है, किसी का घर गिराया जा रहा है, किसी का कारोबार तबाह है, ये सिचुएशन है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी कुछ देर पहले पीटीआई और मौलाना की जो मुलाकात हुई, उसके बाद जो पीटीआई की बॉडी लैंग्वेज है वो आप ज़रा देखिए। इन विजुअल्स में आपको अंदाज़ा होगा कि पीटीआई कितनी पुरएतमाद दिखाई दी है। ऑल दो के हुकूमत के कैंप में भी कुछ ना कुछ होगा, उनकी बास्केट में भी अभी कोई ना कोई सरप्राइज़ रखा होगा। उनको अंदाज़ा होगा कि अगर मौलाना के बंदों के साथ ये कर रहे हैं हम, और इसके बदले में मौलाना रिटेलिएट कर सकता है, या मौलाना कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर सकता है, हमें उनकी ज़रूरत भी है, फिर भी तो उन्होंने कोई ना कोई ऑल्टरनेट रखा होगा। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मखसूस नशिस्तें बांट दे हुक्मरान इत्तेहाद को। इसीलिए कुछ इतलात आ रही है कि हुकूमत ने उन अराकीन को भी इस्लामाबाद बुला लिया है जिनको मखसूस नशिस्तें पहले अलॉट हुई थी, फिर वो मुअत्तल हो गई थी। अगर उनको बुलाया गया है, ये मेरी खबर नहीं है, मेरे पास ये कोई मालूमात नहीं है मुस्तनद, चूँकि मैं इन चीज़ों को कवर नहीं करता हुकूमती मामलात को, लेकिन ये रिपोर्ट हो रहा है मुस्तनद ज़राए की जानिब से। कुछ लोग इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है, उन लोगों को बुलाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन एट 11th आवर ये डिसीजन कर लेता है आइनी तरामीम की राह हमवार करने के लिए कि वो मखसूस नशिस्तें दे देता है, तो ये तो होगा सिर्फ कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें ना, सेनेट के 8 अराकीन, मौलाना के जो 8 अराकीन हैं वो कैसे पूरे होंगे। अब उनमें से बताया जा रहा है, मौलाना ने ये कहा कि उनका एक बंदा जो है वो गायब हो चुका, और उसकी फैमिली के लोग उसके घर बैठे हुए मौलाना के अभी तक। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पीटीआई के 3 लोगों से राब्ता मुनक़ता हो गया। डॉक्टर सेनेटर ज़रका जो कल तक हमें अपने ट्विटर के लिंक्स भेजनी थी, आज मैंने उनको राब्ता करने की कोशिश की, उनका मैं चाह रहा था कि इंटरव्यू रिकॉर्ड करूं, मैंने उनको मैसेज छोड़ा, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। दैट मीन्स कि उनके साथ राब्ते जो है वो मुनक़ता हो चुके हैं, पार्टी के भी हो चुके हैं, और इसका इजहार किया जा रहा है कि 3 लोग जो है उनसे राब्ता नहीं हो रहा, 2 सेनेटर से, 3 एमएनए से, ये 5 लोग टोटल बनते हैं। तो ओवरऑल 8 सेनेटर्स चाहिए। तो अब मौलाना के सेनेटर्स के ऊपर पूरी गेम डिपेंड कर रही है। अगर तो मौलाना ने स्टैंड कर लिया, और जिस तरह से उन्होंने हुकूमत को कहा कि कल तक इस्लाह कर लें वरना मुज़ाकरात का रास्ता रोक दिया जाएगा, और पीटीआई के रवैये की उन्होंने तारीफ़ की। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी है, बड़ी समझने की बात है कि बड़े अच्छे वक्त में मौलाना और पीटीआई के दरमियान राब्ते बहाल हुए, मौलाना और पीटीआई के दरमियान चीज़ें मुस्बत सिमत में चलीं, और अब इनका वर्किंग रिलेशन बहुत बेहतर हो गया। लेट्स सपोज अगर मौलाना और पीटीआई के दरमियान वो सर्द महरी जो है वो बरकरार रहती, कोई इनके साथ बातचीत ना होती जैसा पहले था कुछ महीनों पहले, तो अभी हो सकता है कि मौलाना जो है वो हुकूमत
का साथ दे देते, शायद दे देते, लेकिन अभी पीटीआई की बैकिंग के वजह से वो खड़े हुए हैं। ठीक है, उनका अपना असूली स्टैंड ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटीआई की बैकिंग ही है, उनका असूली स्टैंड भी है, लेकिन जो मॉरल इखलाकी सपोर्ट उनको पीटीआई के असूली मौक़िफ़ की वजह से मिली, आप लोगों की वजह से मिली, ये जो लोग उनको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं एकदम से, इनकी वजह से मिली, इसने उनकी करेज ज़रूर बढ़ाई होगी। तो इस टाइम जो है वो हुकूमत के साथ उनका ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ मामला बहुत ख़राब है। हालांकि एक दिन पहले उनकी नशिस्त हुई मुस्लिम लीग नून की रायबंड में, पूरे सारे बड़े जो है वो बैठे, और अभी मौलाना फिर वो वही वाली उन्होंने बात कर दी कि हुकूमती मुसवदा कल भी मुस्तरद था, आज भी मुस्तरद है। क्यों? क्योंकि उसमें मिलिट्री ट्रायल है। क्यों? क्योंकि उसमें आर्टिकल 63A को रिवर्स किया जा रहा है। उसमें जो जुडिशल पैकेज है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इख्तियार वापस लिया जा रहा है तौहीन अदालत की कार्रवाई का, उनसे इख्तियार वापस लिया जा रहा है सो मोटो नोटिस लेने का। तो अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार वापस ले लिया गया तो इलेक्शन कमीशन कल मखसूस नशिस्तें जारी कर दे, आइनी तरामीम हो जाए और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करके भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुर्तकब ही नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि कल को कोई अदालत का फैसला ना माने तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी नहीं, जो जिसका दिल आए वो करे। तो इस टाइम ये सिचुएशन है। बहरहाल मौलाना ने रिटेलिएट किया है, उन्होंने स्टैंड लिया है और इस वक्त पूरी पीटीआई उनके साथ खड़ी है। इवन पीटीआई ने यह कह दिया कि हम कल मौलाना के साथ एक और मीटिंग करके मुसवदे को हतमी शक्ल दे देंगे, यानी वो मुसवदा जिस पर पीटीआई आना ही नहीं चाहती थी, जिसकी तरफ पीटीआई जाना ही नहीं चाहती थी, वो भी कह रही है कि हम मौलाना के मुसवदे के साथ खड़े हैं और इसको फाइनलाइज करेंगे। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक तरफ, मौलाना और पीटीआई एक तरफ, लेकिन इसमें जो मुश्तरका चीज़ है वो है बिलावल, जो कि मौलाना के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और पीएमएलएन के साथ भी। तो अभी कुछ देर पहले इतला ये मिली कि बिलावल पहुंच गए रात के 2 बजे मौलाना की रिहाइशगाह, और हो सकता है ये जो मामला ख़राब हुए हैं, मौलाना को बड़ा गुस्सा है कि उनके अराकीन भी उठाए जा रहे हैं। अख्तर मैंगल के साथ क्या हुआ उसका हवाला उन्होंने दिया। अख्तर मैंगल के जमात की जो खातून रुकने असम्बली हैं, आज उन्होंने जिस तरह से रोते हुए अपनी तकरीर का इख्तिताम किया और जो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने एतराफ़ किया कि उनके ऊपर दबाव है, प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें झुटलाई तो नहीं जा सकती, ये सारे एविडेंस ऐसे हैं जिसको पॉलिटिकल एलीट नहीं छुपा सकती। आप देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ आवाज़ उठाने वाले, बात करने वाले ये पीटीआई के ही लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। पीएमएलएन का वर्कर जो है वो लाताल्लुक दिखाई दे रहा है। वो अगर तनकीद नहीं कर रहा या तारीफ़ नहीं कर रहा तो वो तनकीद भी नहीं कर रहा, वो खामोश है, बिल्कुल साइलेंट मोड पे चला गया, जैसे उनको कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, कोई अपनी राय नहीं दे रहा। तो ये जो बोलने वाले लोग हैं, ये भी ऐसा जो बोलता है वो बस फिर ये है कि जनाब ये तो पीटीआई का कारकुन है, ये तो यूथिया है, ये तो ये है तो वो है। तो इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है। बहरहाल इस टाइम बड़े क्रूशल मोमेंट्स हैं, कल का दिन और ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। आपको पार्लियामेंट से अपडेट करूंगा, अभी कुछ और अपडेट्स भी आ रही है, उनकी तरफ भी भागना है। तो ये ज़रा क्विक व्लॉग था, मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं कि हुकूमत अभी इस वक्त पूरा जोर लगा रही है, लेकिन मौलाना भी डट गए और उन्होंने कहा कि हम आपकी बदमाशी तस्लीम नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा एक तरफ हमारे साथ मुज़ाकरात करते हो, दूसरी तरफ हमारे बंदा उठा लिया। तो वो किसी ने कहा था ना कि क्या मिसाल है कि यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, वो जब जद में आएंगे तो सारे के सारे आएंगे। तो कुछ अर्सा पहले सबको लगता था कि हम रिलैक्स हैं, हमारी तरफ कोई नहीं आएगा। अब उनकी तरफ भी जब मामला गया है तो अब उनको ज़रा लगा है पता कि वाकई में ये सारा कुछ हो रहा है, दिस इज़ रियलिटी नॉट अ जोक। एनीवेज अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फर्दर अपडेट्स पे मिलता हूँ आपको। खुदा हाफिज़। मौलाना फजल रहमान की बैक टू बैक मीटिंग्स, एक मुलाकात उनकी बिलावल हाउस में कराची में हुई, फिर जाती उमरा में बैठक हुई, उसके बाद जो है वो ये बैठक यहाँ इस्लामाबाद में हुई है। और रात जो खबरें हमने आपको दी हैं कि मौलाना बिगड़ गए। अब मौलाना तो बिगड़ गए, लेकिन क्या हुकूमत पीछे हट जाएगी? सदीक जान, सवाल मेरा ये है कि कहा जाता है कि हुकूमत के पास बी प्लान भी है, और वो बी प्लान जो है उसका रास्ता इलेक्शन कमीशन से होकर आता है। यानी इलेक्शन कमीशन अगर मखसूस नशस्तें दे, जिसका आज इम्कान है, और कल इस पर खबरें भी चलाई गई थी कि जी कल हतमी बैठक होगी और मखसूस नशस्तों का फैसला कर लिया जाएगा, तो 2/3 तो फिर वैसे ही पूरी हो सकती है, मौलाना की तो जरूरत नहीं रहेगी। इसके इम्कान कितने हैं? देखें असद भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हुकूमत का बी प्लान यही था। अच्छा, इस पे ना मेरा एक तो ख्याल ये है कि इस पे बाद में आते हैं कि अगर हुकूमत इसको एग्जीक्यूट करती है तो फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है कल ये जो खबर चलवाई गई थी ना कि इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो बुला लिया गया। एक तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर्स में से मेरी एक रिपोर्टर से बात हुई जो बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जो सिकंदर उस्मान राजा साहब हैं उनकी ना दोस्ती है 4-5 एंकर्स के साथ, और जो प्रो PMLN एंकर्स हैं, और अक्सर वो सिकंदर उस्मान राजा साहब उनको खबरें फीड करते हैं और वो फिर आगे वो एंकर्स फिर खबरें आगे चलवाते हैं या चलाते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि लगता यह है कि ये इसलिए ये खबर चलवाई गई है कि क्योंकि मौलाना साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो अब ये एक ब्लफ है और मौलाना साहब को एक ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मौलाना साहब
ठीक है, फिर बात आपसे नहीं मान रही तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास फिर और इंतज़ाम है तो हम कोई मसला नहीं है, वहाँ से बंदे ले लेते हैं। लेकिन यह एक इंतहाई फजूल मतलब इनका ख्याल है। क्यों? चलें एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये पूरे कर लेते हैं नंबर, इससे एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर रहे हैं, बाद में आगे चलते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। बंदे चलें आप कौमी असम्बली में तो पूरे कर लेंगे कि आप मखसूस नशिस्तें जो PTI की हैं वो आप दिलवा देंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी को, और इस तरह से आप नंबर गेम पूरा कर लेंगे। ठीक है, आप सेनेट में क्या करेंगे? क्योंकि सेनेट में इनको अगर मौलाना इनके साथ जाते हैं, मौलाना के 5 सेनेटर्स, तब भी इनको 2 सेनेटर और चाहिए। तो जब मौलाना इनके साथ नहीं है तो फिर कैसे ये इतने सेनेटर्स वहाँ पे पूरे करेंगे? तो बड़ा मुश्किल है। यानी मौलाना साथ हों भी तो 1 या 2 सेनेटर इनको चाहिए, और माइनस मौलाना तो इनको 7 सेनेटर्स चाहिए। तो ये कैसे पूरे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि 7 सेनेटर्स ये मैनेज कर सकते हैं। कौमी असम्बली तो चलिए ये प्लान कर लेंगे। अब आ जाएं आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 सितंबर को जब ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे, उस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली जो सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला आया था, उस वजाहती फैसले के बाद और फिर तफसीली फैसला आ गया, उसमें भी चीज़ें हो गई। इलेक्शन कमीशन खुद रजू कर चुका है सुप्रीम कोर्ट से, रिव्यू भी दायर कर चुका है, और एक और भी दरखास्त शायद उन्होंने दायर किया है। जब इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने जा चुका है कि हुजूर हमें बताइए कि हम क्या करें, फिर इलेक्शन कमीशन कैसे इतना बड़ा ये फैसला कर सकता है? एक बार जब आप कह रहे हैं कि जब उनका इबहाम बरकरार है और उसी इबहाम की क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और कहे कि जनाब हमें ये समझ नहीं आ रही, आप हमें समझा दें, तो सुप्रीम कोर्ट के समझाने से पहले तो वो कोई फैसला कर ही नहीं सकते। सादा सी बात ये है। बिल्कुल, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इसलिए गए हैं कि जनाब आपने एक फैसला दिया 12 जुलाई को, आपके फैसले के बाद कौमी असम्बली ने जो है वो और सेनेट ने एक बिल जो है वो मंजूर कर लिया है, और उन्होंने उसमें ये चेंजिंग कर दी है जिसमें यही है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास निशान नहीं होगा तो वो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और जब कोई रुकन आज़ाद इलेक्ट होकर एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा तो वो फिर पार्टी चेंज नहीं कर सकता। तीसरा यह है कि जो पार्टी लिस्ट जमा नहीं करवाएगी तो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें मतलब 2 चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं, एक आपका फैसला है, एक पार्लियामेंट की तरमीम है। तो इन दोनों में से अब हम किस पे अमल करें, किस पे ना करें? ये अगर आपकी बात नहीं मानते तो मसला है, अगर उनकी बात नहीं मानते तो मसला है। तो अब यानी बुनियादी नुकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता वो खुद ये नहीं कर सकते। ये नुकता ही है जी। अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहला ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कर ही नहीं सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ये कर भी दे तो कौमी असम्बली में चले, आपके पास वोट पूरे हो जाएंगे। तीसरा नुकता यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से एक और इदारे के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने जा रहे हैं, ये इनके गले पड़ जाएगा, ये रई से कसरें भी निकल जाएंगी। जो भी इनसे करा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो इनको मशवरा दे रहा है ना और इलेक्शन कमीशन से काम करवा रहा है, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि अदलिया इस हुकूमत को घर भेज दे, कोई और वजह नहीं है। देखें, फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा और शाहिद वहीद साहब। फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस का फैसला इलेक्शन कमीशन और 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला कैसे जूते की नोक पर रख सकता है इलेक्शन कमीशन? और फिर एक ऐसे टाइम के ऊपर जब 4-5 दिन बाद काजी वैसे ही जा रहा है, काजी है नहीं, तो ये तो सिर्फ इस पॉइंट पे ये तरमीम उड़ जाएगी कि आपने दागी सेबों के साथ जो है ये सारा कुछ किया हुआ है। आप तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। और इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले के बाद, आप वो सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला याद करें, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन का ये जो दरखास्त थी वो बदनीयती पे मबनी थी, वो जान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने का एक बहाना था, और बहुत सख्त सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है ऑब्जर्वेशंस दी थी, जो उन्होंने वजाहती फैसला जो है वो जारी किया था। ताखीरी हरबा करार दिया था कि ये ताखीर का शिकार करने की कोशिश है। बिल्कुल ऐसे ही है, लिहाजा ये तो हो नहीं सकेगा। अच्छा, एक लम्हे के लिए हम फिर भी चलें, फर्ज कर लेते हैं कि ये मौलाना को माइनस करके इस तरह से करवा भी लेंगे। सर, मौलाना ने जो रात गुफ्तगू की है उसके बाद एक बात तो वाज़ेह है कि फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक बात ना फवाद चौधरी साहब पिछले 6 माह से कह रहे हैं, और वो बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि तहरीक पीटीआई की उस वक्त कामयाब होगी जब पीटीआई उस अलायंस के साथ जाएगी जिसमें मौलाना शामिल होंगे। ये बात फवाद चौधरी क्यों कहते हैं? उसकी वजह है, देखें, आपको पता है कि जो पीटीआई का स्पोर्ट बेस है ना पीटीआई की, यानी 90%, वैसे तो पीटीआई में अब वो लोग भी इतने कारकुन पीटीआई ने पैदा कर लिए हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है जो इतने जानिसार हैं, जो शेलिंग भी खा लेते हैं, जो टॉर्चर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, जो जेलें भी भुगत लेते हैं। लेकिन एक फैक्ट पे बात करनी चाहिए, फैक्ट यह है कि उन कारकुनान की तादाद कम है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो स्पोर्ट बेस है वो मिडिल क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास है, वो सैलरीड क्लास है, वो सरकारी उसमें या प्राइवेट मुलाजमीन भी शामिल हैं। और हमने देखा है कि पीटीआई के जलसों में जो लोग आते हैं वो किस तरह के लोग आते हैं कि वो अपनी गाड़ी में आते हैं, वालिदैन साथ होते हैं, बीवी बच्चे साथ होते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज आती हैं। अब ये फैमिलीज जो है ना, ये शेलिंग सारी फैमिलीज नहीं बर्दाश्त कर सकती, कुछ मतलब निकलते हैं लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनकी तादाद कितनी है? मसलन
अभी आप बात कर लें कि जब 4 अक्टूबर की कॉल थी तो एक देखें कि पीटीआई को जो वोट पड़ा है ना, वो अगर आपको याद हो एग्जैक्ट मतलब कितना वोट पड़ा है, शायद 8 फरवरी के, शायद आपको फिगर याद हो, 3 करोड़ के करीब, पौने 3 करोड़, यानी ये तो पौने 3 करोड़ तो वो है जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है, वरना 47 के मुताबिक, फॉर्म 47 के मुताबिक फॉर्म 45 पे जाए तो ये शायद 4 करोड़ वोट होगा। ठीक है, 4 करोड़ वोट पड़ा है तहरीक इंसाफ को, लेकिन जब डीचो की बात आती है तो 40,000 बंदा भी नहीं आया। ठीक है, इस बात को समझना चाहिए कि पीटीआई का सपोर्ट बेस कैसा है। अब पीटीआई का सपोर्ट बेस जो है ना, वो निकलना तो चाहता है, लेकिन आगे अगर पहले जाके कोई शेलिंग सहे और एक जगह का वो आप ऐसे समझें कि जिसे कहते हैं कि कब्जा ले ले कोई, कि एक जगह जहां पे प्रोटेस्ट कॉल किया गया है उस प्रोटेस्ट की जगह पे पहले 2000-3000 बंदे पहुंच जाएं और वो इस्टेब्लिश कर लें और उस जगह पे अपना एक कैंप लगा लें सारा कुछ, तो फिर वहां से जब 3000 बंदा वहां पे पहुंच जाएगा तो 30-40 हजार बंदा और आना कोई मसला नहीं है। और अब दूसरे उसमें यह है ना कि मौलाना फजल रहमान को उस तरह से टीयर गैस करना भी कोई आसान काम नहीं है। यानी पीटीआई को तो आप दहशतगर्द तंजीम कह के मार सकते हैं ना, कि आप कह सकते हैं कि जी इन्होंने ये 9 मई के मुजरिम है और ये हमेशा रियासत पर हमलावर होते हैं। मौलाना के बारे में तो आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते और उनके कारकुनों पर उस तरह से आंसू गैस की शेलिंग भी नहीं मार सकते। मारेंगे तो फिर हालात खराब होंगे, फिर आप उनको उठा उठा के जेलों में बंद नहीं कर सकते। तो ये डायनामिक्स तो है बहरहाल इसके। इसीलिए मेरा फवाद चौधरी ये कहते रहे ना कि मौलाना को साथ में लाकर आप एहतजाज करिए। अगर एक प्लेटफॉर्म पर मौलाना की जमात और तरीके से आप एहतजाज कर रही हो तो हुकूमत के लिए उसको डील करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? इसलिए नामुमकिन हो जाएगा कि मौलाना का जो एक मजहबी वर्कर है वो तो जहां आप उसको बुलाएंगे वो नहीं जाएगा जब तक उसको मौलाना नहीं कहेंगे। आप एक चीज़ नोट करें, कराची में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मौलाना साहब ने जो जलसा अनाउंस किया, प्रोटेस्ट अनाउंस किया, वहां पे जिस तरह की तकारीर हुई हैं वो तकारीर 9 मई से सख्त तकारीर है, 9 मई के वाक़े से सख्त तकारीर है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? कर ही नहीं सकते आप मौलाना साहब के खिलाफ। तो आपको उनकी ताकत का पता है, उनकी स्ट्रेंथ का पता है और किस तरह का उनका कारकुन है मजहबी, वो सारा पता है। तो अगर ये करेंगे तो जो हुकूमत, पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए करेंगे तो ये वैसे ही आईनी तरमीम उड़ जाएगी और उसके बाद तो अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि मंसूर अली शाह साहब इस हुकूमत को घर भेजेंगे, लेकिन फिर तो कंफर्म है कि वो इस हुकूमत को घर भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी घर भेजेंगे। कंटेम्प्ट लगेगी, इनको हथकड़ियां लगेंगी, जेलों में जाएंगे। लेकिन दूसरा जो मसला होगा कि मौलाना कहेंगे अच्छा मौलाना ने रात कह दिया ना, बदमाशी करोगे तो फिर हम बदमाशी पे आएंगे, करके दिखाओ पे, ऐसी की तैसी दमादम मस्त कलंदर होगा। लिहाजा ये जो ये वारदात डालने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए, ये अपनी ये तो ऐसे ही है कि आप खुदकुश हमलावर को गले लगा लें। खुदकुश हमलावर को गले लगाने का क्या मतलब है? क्या वो फटेगा आप भी फट जाएंगे? या खुद को जैकेट को गले लगाने की बात है, वो फटेगी आप भी फट जाएंगे? ये तो खुद कुछ जैकेट पहनने के मुतरादिफ है अगर ये मखसूस नशिस्तें दिलवा के और ये आईनी तरमीम करते हैं। वैसे तो अब बड़ा मुश्किल हो गया है, जो कुछ मौलाना ने रात कर दिया है आज तो मुश्किल हो गया है और हैं अब इनके पास ये 2 दिन। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें, ये हमें आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा, हुकूमत ने जो कुछ भी करना है वो करना है। आज है 18, कल 19 है, परसों 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक करना है। 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक। क्यों? क्योंकि देखें सोमवार के दिन 3 जज वापस आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिनको कराची आपने भेज दिया हुआ है। 4 जज मौजूद हैं इस्लामाबाद में, मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पर हैं 5वें, 3 आपने भेज दिए, मोहम्मद अली मजद साहब, हसन अजहर रिजवी साहब और इरफान सादत खान साहब आपने भेज दिए कराची, काजी फाइजल ने और मीनुद्दीन खान ने। तो यहां पे रह गए 5 जज अब या 4। इनका ये था और इनका ये है कि भाई ये जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन हैं, इन्हीं में आईनी तरमीम कर लो। सोमवार को जब 8 जज पूरे हो जाएंगे तो खेल हाथ से निकल जाएगा, फिर आप आईनी तरमीम करने की तरफ जाएंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा अदलिया के अंदर से भी। देखें एक और चीज, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है ना तो आईनी तरमीम मुश्किल होती चली जा रही है। क्यों? अब अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा उठाया हुआ है, एक सेनेटर उठाया हुआ है, खातून है मर्द है जो भी है, उस सेनेटर को उन्होंने उठाया हुआ है और उससे कहा हुआ है कि जी वोट तुमने देना है। अब जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है ना, उस सेनेटर को पता है कि अगर मैं डर जाता हूं, अगर मैं अड़ जाता हूं, अगर मैं सेनेट में जाके भी वोट नहीं डालता या नहीं डालती, मैं कौमी असेंबली में जाके भी वोट नहीं डालता या नहीं डालती, तो कोई मसला नहीं है, 5 दिन में गुजार लूंगी वहां पे या गुजार लूंगा। देखिए मैं आपको बताऊं सदाकत अब्बासी साहब का, सदाकत अब्बासी साहब को जब उठाया ना तो ये आई थिंक कोई सितंबर शुरू होने वाला था या 1 सितंबर था, इस तरह की बात। तो सदाकत अब्बासी साहब के ज़राए, करीबी फैमिली ज़राए बताते हैं कि, और शायद 16 सितंबर को काजी साहब ने आना था, तो वो कहते हैं कि उन्होंने 16 दिन या जितने भी दिन बनते थे उन्होंने पूरा तशद्दुद सहा, डटे रहे, स्ट्रगल करते रहे, जब्त करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, तहम्मुल से काम लेते रहे, अजियत से गुजरते रहे, इस होप पर
कि यार काजी फाइज ईसा जब आके बैठेगा ना, फिर मुल्क में ये चीज़ें नहीं होंगी जिस तरह से चल रही हैं। क्योंकि उस वक्त ये तासुर था कि उमर बंदियाल साहब एक कमज़ोर चीफ जस्टिस हैं, काजी साहब आएंगे बड़े दबंग हैं, बड़े इंसानी हुकूक की बात करते थे और एंटी एस्टैब्लिशमेंट तासुर देते थे, बड़ा ये बड़ा वो, तो वो आएंगे ना, फिर ऐसे नहीं चल सकता। और दूसरी तरफ आप सुन लें इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू। इमरान रियाज खान साहब को जब अगवा किया गया था, इमरान रियाज खान साहब को एक दिन आगे कहा गया छोड़ देंगे तुम्हें, हमारा चीफ जस्टिस आने दो, हमारा चीफ जस्टिस आने दो, छोड़ देंगे तुम्हें। तो ये काजी साहब के बारे में क्या सोच रहे थे वो सदाकत साहब, और इमरान रियाज को क्या कह रहे थे। तो यहां पे भी अब सबको नजर आ रहा है कि काजी साहब ने जो किया इस मुल्क के साथ, मंसूर अली शाह साहब तो वो नहीं करेंगे, अल्लाह करे ना करें। क्योंकि मैं ये भी आजकल कहता हूं, काश कि मंसूर अली शाह साहब ने ये सारे मनाजिर देखे हों, जो लोग यहाँ पे डी चौक को 4 अक्टूबर में आए, जिन्होंने तशद्दुद सहा, जान हथेली पे रख के आए, उनके ऊपर फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ किसके लिए? मंसूर अली शाह साहब के लिए। और क्यों? इसलिए कि यार वो आएंगे तो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद हो जाएंगी, आइन के मुताबिक मुल्क चलने लग जाएगा, वो अपने हलफ के साथ चलेंगे, वो इस निज़ाम को थोड़ा सा बदलेंगे। अदलिया का जो एक जजेस ने हलफ उठाया हुआ है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, क्या बना रहे हैं? नहीं बना रहे। क्या काजी साहब पहले तो बड़ा कहते थे, हाथ उठा के बताएं मीडिया आज़ाद है या नहीं है, पूरे आप तो 11 माह में नहीं कहा, जब से आए हैं चीफ जस्टिस बने। उस वक्त तो बड़े खाते लिखते थे, उस वक्त तो सुमोटो भी ले लेते थे, उस वक्त तो सारी चीज़ें करते थे, अब नहीं करते। तो ये है सूरत हाल, ये है अहवाल। मुझे बहरहाल यही है कि अगर इन्होंने करना है तो इन्होंने इतवार रात 12 बजे तक करना है, दिन इनके पास ही। उस वक्त भी देखें 14-15 सितंबर को कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि 14 और 15 सितंबर को यह था कि हफ्ता इतवार था, इनके वहमो गुमान में नहीं था कि हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो वजाती फैसला जारी कर देगी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि वो जो 49 पीटीआई के एमएनए हैं वो अब पीटीआई के एमएनए हैं, उनको आप जो है वो सॉरी 41 उनको आप आज़ाद नहीं कह सकते, जो ये कह रहे थे कि वो हवा में न इधर है न उधर है। तो ये चीज़ें हैं। मुझे तो लगता है कि जो भी करना है उन्होंने हफ्ते इतवार को करना है और आज नहीं कर पाएंगे। आप ज़रा बता दें, आपको क्या लगता है कि आज है मुमकिन इनके लिए कि कर लें?